राजीव शर्मा। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है, क्योंकि आज की दुनिया में जंगें पुराने तरीके से नहीं लड़ी जाती। दुश्मन की सीमाओं पर नई चुनौतियां हैं, जैसे तेज हमले, नई तकनीक। इसी को ध्यान में रखते हुए सेना नई भैरव बटालियन बना रही है। ये बटालियन पैदल सेना को आधुनिक और घातक बनाएंगी। भैरव बटालियन तेज और घातक कमांडो दस्ते होंगे। इनमें से 5 की तैनाती हो चुकी है, बाकी 6 महीने में तैनात हो जाएंगी। हर बटालियन में 250 एलीट सैनिक होंगे। ये दुश्मन पर घातक हमला करेंगे, बॉर्डर पार ऑपरेशंस में भी माहिर होंगे। सरहद पर कांप उठेगी दुश्मन की रूह जब सामने आएंगे भारतीय सेना के भैरव। डीप स्ट्राइक से दुश्मन पर घातक वार, बॉर्डर पार ऑपरेशंस में माहिर। भैरव लाइट बटालियन दुश्मनों का काल, मिनटों में करेगी दुश्मन का काम तमाम। भारतीय सेना आज न सिर्फ मौजूदा चुनौतियों से लड़ रही है, बल्कि एक आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार शक्ति बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। इसी कड़ी में भारतीय सेना पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर फौरन एक्शन के लिए भैरव लाइट कमांडो बटालियन तैनात करने जा रही है। भैरव लाइट कमांडो बटालियन सेना की नई खतरनाक यूनिट है, जो हल्की, तेज और घातक है। ये स्पेशल फोर्सेस की तरह काम करेंगी। इनका फोकस सीमाओं पर अचानक हमले और दुश्मन को परेशान करना है। ये बटालियन दुश्मन की सप्लाई लाइन तोड़ सकती है, उनके ठिकानों को नष्ट कर सकती है। एलएसी या एलओसी पर ये यूनिट्स भारत को बढ़त दिलाएंगी। भारतीय सेना में अगले 6 महीने के भीतर भैरव लाइट कमांडो की 20 बटालियनें और शामिल हो जाएंगी, जबकि 5 ऐसी बटालियनें पहले से ही देश के अलग अलग हिस्सों में एक्टिव हैं। सेना की इन्फेंट्री विंग के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार के मुताबिक इन 5 बटालियनों के अलावा 4 और लगभग तैयार हैं, जबकि बाकी 16 अगले 6 महीने में काम करने लगेंगी। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार के मुताबिक एक घातक पलटन में लगभग 20 सैनिक होते हैं, जबकि एक भैरव बटालियन में करीब 250 सैनिकों की ताकत होती है। लेकिन दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं, जबकि दोनों सेना के लिए समान रूप से जरूरी है। भैरव बटालियनों में अलग अलग बलों से लोग लिए गए हैं। इनमें एयर डिफेंस, आर्टिलरी और सिग्नल जैसी शाखाओं से सैनिक शामिल हैं, और हर भैरव इकाई में एयर डिफेंस से 5, आर्टिलरी से 4 और सिग्नल से 2 कर्मचारियों को शामिल किया गया है। भैरव बटालियन नई सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में सेना की ताकत बढ़ाएंगी। ये बटालियन सेना को ज्यादा घातक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाएंगी। भैरव बटालियन की खासियतों की बात करें तो हर बटालियन में सिर्फ 250 चुने हुए सैनिक होंगे। ये सैनिक एलीट कहलाएंगे, यानी बहुत ट्रेनिंग वाले और बहादुर। ये बटालियन लीन, लिथल और हाईली मोबाइल होंगी। ये ऊंचे तनाव वाली जंगों में जल्दी हमला कर सकेंगी। ये दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर डीप स्ट्राइक करेंगी। भारत की सीमाओं पर नई चुनौतियां हैं। चीन और पाकिस्तान नई तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए सेना पैदल सेना को बदल रही है। ये कदम सेना को ज्यादा लचीला, घातक और तकनीकी बनाएंगे। सैनिकों को नई ट्रेनिंग मिलेगी। कुल मिलाकर ये बदलाव भारत की सुरक्षा को मजबूत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर और मेजर जनरल जेके परिहार सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, जिनके साथ हम समझेंगे भैरव बटालियनों की बात। और भैरव बटालियनों के अलावा एक और बटालियन एशनी बटालियनों की भी बात हो रही है, लेकिन आज हम भैरव बटालियनों की बात कर रहे हैं। तो मेजर जनरल राजन कोचर सर, मैं पहले आपका रुख कर लेता हूं। भैरव बटालियन हैं क्या? ये किस तरीके से सेना और रणनीतिक तौर पर हालात को बदल देंगी? सर अनम्यूट कर लें खुद को।
मेरे ख्याल से कोई समस्या है सर, हम उसको सुलझा लेते हैं। मैं उसके बाद आपके पास आपका रुख करता हूं। मैं मेजर जनरल जेकेएस परिहार सर के पास भी इसी सवाल के साथ पहुंचता हूं। जेकेएस परिहार सर, आपसे भी जानना चाहूँगा कि भैरव बटालियन आखिर क्या हैं और कैसे ये जंग के मैदान में हालात को बदल देंगी। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बैकग्राउंड में आप देखिए कि कोई भी चीज होती है, आविष्कार जो है आपदा जैसे उसमें देखा जाता है, उसी तरह से कभी भी जब जैसे टर्बुलेंस होता है, कोई सिचुएशनल टर्बुलेंस है, कोई वार हो रहे हैं, कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आपको पता लगता है कि दुश्मन की ताकत कितनी है, जमाने में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, उस हिसाब से आप टैक्टिक्स को चेंज करते हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है, आपको उसको टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना पड़ता है और ये लेके ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये एक सतत प्रोसेस है और 2023 से भारत में ये सेनाओं ने इस पे काम करना शुरू करा। और भैरव जो है वो इसी एक लार्जर जो स्केल है हमारा थिएटराइजेशन का, और रिसोर्सेस को जो है उसको एक साथ रखा जाए, उसकी चपलता बढ़ाई जाए, उसकी एक्टिविटीज तेज हो, और जो दूसरे हमारे पैरा कमांडोज हैं उनके ऊपर बर्डन कम करके उनका कहीं उपयोग किया जाए। तो इसी सीरीज में आप देखते हैं भैरव बटालियन आई है, रुद्रा ब्रिगेड है, शक्तिबान है, अश्नि है, ये सारा एक कॉम्बिनेशन हो रहा है कि रिसोर्सेज, एज जो है, टेक्नोलॉजी है, इसका कॉम्बिनेशन इसमें आ रहा है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है आज के ज़माने में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, चाहे वो आपको सुसाइडल ड्रोन का हो, चाहे वो आपका ये आवाज सिस्टम्स है, सपोर्ट्स देने के लिए है, मेडिसिन देने के लिए, सप्लाई देने में, हर तरह के आर्म्स और सर्विसेज में ड्रोन्स का आगमन हो चुका है। और ड्रोन्स जो है वो इसमें आर्मी में भी अब इन्फेंट्री बटालियन लेवल तक उसमें पहुंचे हैं। साथ में ये अपना काम करेंगे और जो पैरा कमांडोज के जो काम होते हैं, स्पेशल फोर्सेज है, उसका जो हाइब्रिड करके भैरव जो बनाई गई है, इसका बेसिक एम ये है कि इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, ये एक अलग से काम करेंगे। और इसमें कॉम्बिनेशन है, इंटीग्रेशन हो रहा है। आप देखिए, पहले इंटीग्रेशन थिएटर कमांड आ रही, तो आपको आर्मी के अंदर भी डिफरेंट आर्म सर्विसेज का इंटीग्रेशन, और भैरव जो है एक उसका बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है, जिसमें आर्टलरी होगी, इसमें एयर डिफेंस सिस्टम हो गए और सिग्नल्स हो गए, तीनों बड़े स्ट्रांग है टेक्नोलॉजिकली, पहले कई सालों से चले हैं। और नई टेक्नोलॉजी जो है वो इनमें आती है, उसको अडॉप्ट करके और तेजी से अटैक करना, मोबिलिटी बढ़ाना, और जो कन्वेंशनल इन्फेंट्री बटालियंस हैं उनको स्ट्रेंथ देना, ये इसका एम है। और मैं समझता हूँ कि आगे चल के अगले 10 साल में पूरी आर्म फोर्सेस, जितनी हमारी आर्मी ब्रिगेड्स हैं, बटालियंस हैं, वो इसी पैटर्न में चेंज होंगी, जैसे कि दूसरे देश भी इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा कदम है और मैं इसके काफी स्वागत करता हूँ। ये लेकिन ये भैरव बटालियंस जो हैं, अक्सर एक बटालियन में एक नफरी होती है, एक संख्या होती है। ये कितनी बटालियंस, 25 के बारे में जो जानकारी हम दे पा रहे हैं कि 5 पहले से ऑपरेशनल हैं अलग अलग जगह पे, और बाकी 20 और ऑपरेशनल करनी है जिनके तैयारियां चल रही हैं। कितनी इनकी नफरी होगी, किस तरीके के टास्क हो सकते हैं इनके अदर देन नॉर्मल बटालियंस? देखिए, ये नॉर्मल बटालियंस तो रहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी इक्विप्ड सिस्टम्स इसमें एंगेज हो रहे हैं। अब ये इसके लिए तो नफरी जो है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसी मैन पावर को ही हम कार्व करके जो है कन्वेंशनल उसमें से इनको ट्रेन करेंगे और उनका उपयोग किया जाएगा। तो इसके लिए अलग से जो है भर्ती इसमें नहीं होने वाली है। और एग्जैक्ट फिगर्स तो बाद में पता लगती हैं, पर रफली ये है कि इनकी स्ट्रेंथ जो एक नॉर्मल बटालियन 700 से 900 जवानों की होती है, जिसमें 30 ऑफिसर तक हो सकते हैं, उससे काफ़ी छोटे रहेंगे, क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट इसमें ज़्यादा रहेगा। और इनका काम मेजर जो इन्फेंट्री बटालियंस और दूसरे सिस्टम्स हैं, उनकी जो लीथल कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उनकी मारक क्षमता है, उसको बढ़ाने में इसमें उपयोग होंगे। तो जब आर्टलरी जो है वो अपने चलते मरिए, इसमें जो आर्टलरी सिस्टम्स होंगे, तो जो हमें ड्रोन्स के अटैक्स होते हैं, फिर जो नई मिसाइल्स आ रही हैं, जो मैन उसमें हेड पे उसको आपने कंधे पे लेके चल रहे हैं, दूसरी स्मॉल रेंज के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो होती हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं समझता हूँ इसमें आएंगे। टेक्नोलॉजी का काफ़ी एक्सप्लोजन जिस तरह से हो रहा है, उस तरह से हमारे सैनिकों का भी जो है उनका स्टैंडर्ड भी चेंज हो रहा है। और देखिए, आप अपना देखिए, मेरा देखिए, कि हम लोग उस जमाने से शुरू हुए जब वो एक रेडियो देखते थे, फिर ट्रांजिस्टर देखे, फिर टीवी आए, स्मार्ट टीवी आए, स्मार्टफोन आए और क्लाउड आ गया है। इसी तरह से सिस्टम पूरे बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। आज 3 साल का बच्चा व्हाट्सएप जानता है, मैं तो 55 साल की उम्र में व्हाट्सएप समझ में आया था क्या हुआ सही है। कह रहे हैं तो आप। ये इसमें
सारे इसके अंदर एंगेज होंगे और उसी हिसाब से टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है हमारी काम करने के तरीके बदलते हैं और उसको काउंटर भी करना होता है। हमें हमारे सामने हमें नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है हमारे सिस्टम को। पहले आप देखिए युद्ध होते थे तो उसमें हाथी घोड़े रथ हुआ करते थे, बेसिक टेक्नोलॉजी वही, पर अब चेंज हुई तो आप उसमें चले गए। पिछले 50 साल में जिस तरह से बदले हैं तो आपको समय के साथ में बदलना होगा, ये बहुत जरूरी है। पर बेसिक इथॉस जो आर्मी का है वो रखते हुए इसमें जो चेंज हो रहे हैं, ग्रेजुअल चेंजेस हैं, तो ये आज मैं समझता हूँ ये एडिशन है। बट आगे चल के ये एडिशन जो है वो मेजर शेयर होके ये रियलिटी में पूरी सर्विसेज इसमें जो आर्म फोर्सेज है वो कन्वर्ट होगी। और तीसरा इसका जो होना है उसमें सिचुएशन के हिसाब से नेवी और एयर के कंपोनेंट्स भी इसमें आएंगे और उनमें भी जो है हमारे आर्मी के इस तरह के कंपोनेंट जो कमांडोज डेवलप हो रहे हैं, तो ये एक तरह से इंटीग्रेशन की प्रोसेस है, चर्निंग हो रहा है। मैं समझता हूँ ये एक तरह का जो चर्निंग होता है, समुद्र मंथन होता है, उसमें से हमारी आर्म फोर्सेस गुजर रही हैं और वो मॉडर्न जो है 2050 की आर्मी बनने की शुरुआत में हम अब एंटर कर चुके हैं। नहीं, बात आप सही कह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन भारत जिस तरीके से अभी कोशिश कर रहा है, क्या ये सोच इन भैरव बटालियनों को बनाने तैयार करने के लिए ये सवाल तो करंट सिचुएशन से जोड़कर ही देखा जा सकता है कि रूस और यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है, इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चला है, या भारत में ऑपरेशन सिंदूर हमने जिस तरीके से देखा, इससे जो हमें सबक मिले, ये भैरव बटालियन उन सबक के हिसाब से तैयार की जा रही है। मेरा कहने का मतलब, क्या ये ड्रोन ऑपरेट करने वाली भी बटालियन होगी कि एकदम स्टैंड अलोन तरीके से काम कर रही है? नहीं नहीं, ये स्टैंड अलोन तो रहेंगे ही नहीं, ये कंपोनेंट इंटीग्रेट होंगे। आर्मी कभी भी स्टैंड अलोन, आर्मी नेवी एयरफोर्स कभी स्टैंड अलोन सफल हो ही नहीं सकते। ग्राउंड लेवल पे आपको सबको साथ लेके सारे अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कंपार्टमेंट थे वो अब कंपार्टमेंट ब्रेक करने का टाइम आ चुका है और ये भैरव बटालियन उसी का पार्ट है। और आपने सही कहा है कि हम जो आसपास जो हमारे घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से दूसरी आर्म फोर्सेज अपने को इक्विप कर रही हैं, इराक ईरान युद्ध के देखे आपने, अफगानिस्तान का देखा, यूक्रेन का देखा, उसके बाद में एलएसी पे जो चाइनीज एग्रेशन हुए 2020 के वो देखे, फिर आपने एलओसी पे पीओके के अंदर जिस तरह से हमारी सर्जिकल स्ट्राइक, ये सारे, और आखिर में ऑपरेशन सिंदूर। मैं आपके या 2 मिनट इसमें और लूंगा कि जो वर्तमान हमारे आर्मी चीफ है जनरल द्विवेदी, जिनका एक्सपीरियंस जो है इस तरह की सिचुएशन में, मैं समझता हूँ पिछले 5 साल लगातार, ये आर्मी चीफ बनने के पहले पहले ये लद्दाख में उसमें कोर कमांडर देख के उन्होंने सारा ऑपरेशन हैंडल किया हुआ है। उसके बाद नॉर्दर्न कमांड का आर्मी कमांडर में वो यही सिचुएशन से वो निकलते रहे और फिर ऑपरेशन सिंदूर। तो उनके व्यक्तिगत अनुभव और ऑपरेशनल अनुभव वो भी एक तरह से इसमें ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, पर तेजी हुई है। और सबसे बड़ी बात होती है गवर्नमेंट का सपोर्ट। ये इसी के साथ में आज ही मैंने पढ़ रहा था कि 2700 करोड़ के जो है स्मॉल आर्म्स की भी गवर्नमेंट सैंक्शन दे रही है। तो गवर्नमेंट जो है पैसा दे रही है और साथ में जो एक लेंथी प्रोसेस होती है कि जिसमें इक्विपमेंट्स को, आर्म्स को वगैरह को खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर, और उसमें आप सालों साल निकल जाते थे, वो उन्होंने स्ट्रीमलाइन करके जिस तरह से वो प्रोक्योरमेंट को एनहांस किया है तीनों सर्विसेज के लिए, ये बहुत काबिल तारीफ। सरकार का काम होता है नई चीजें जब आती हैं सर, तो पुराने अनुभवों के आधार पर ही आती हैं और वही चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती हैं। मेजर जनरल राजन कोचर भी अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे साथ जुड़े तकनीकी दिक्कतों के चलते। मैं अब तक बात कर रहा था मेजर जनरल जेकेएस परियार से भैरव बटालियन को लेकर। मैं आपसे ये अब समझना चाहूँगा कि भैरव बटालियनें और जो पुरानी स्पेशल फोर्सेस हमारे पास अब तक थीं, जैसे कि पैरा स्पेशल फोर्सेस बटालियन या पैरा एयरबोर्न, कितना फर्क इनमें होगा? दोनों का काम करने का दायरा क्या होगा और दोनों से आउटपुट क्या डिमांड किया जाएगा? क्योंकि नई बन रही हैं तो जाहिर सी बात है बेहतर होंगी। आपका एनालिसिस इस पर। ओके राजीव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, एकदम स्पष्ट आ रही है, आप बोलें सर। ओके, देखिए ऐसा है कि इसको जरूरत क्यों पड़ी, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आज भैरव बटालियंस की जरूरत क्यों पड़ रही है। बिकॉज एक इन्फेंट्री बटालियन में एक घातक प्लेटून होती है जो एक स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए इस्तेमाल की जाती है,
और फिर जो नेक्स्ट जो हमारा पड़ाव होता है वो होता है स्पेशल फोर्सेस। स्पेशल फोर्सेस एक स्पेशलाइज्ड बटालियन है जो स्ट्रेटेजिक टास्क के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो अभी हम ये देख रहे थे कि कोई भी ऐसा जो टास्क है जो एक इन्फेंट्री बटालियन नहीं कर पा रही है वो हम स्पेशल फोर्सेस को दे रहे थे, और वो बहुत लिमिटेड नंबर में है। अगर हम अभी इसको बात करते हैं 25 बटालियन 30 बटालियन, स्पेशल फोर्स इतनी नहीं है। तो वो बेसिकली वो एक स्ट्रेटेजिक फोर्स है और हम उनको एक नॉर्मल टास्क हमने दे रहे थे। आपने वैली में भी देखा होगा कि ये अगर ये जो टेररिस्ट घुस आए हैं तो स्पेशल फोर्सेस ही लगी हुई हैं, इन्फेंट्री बटालियंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास इस टाइप के हथियार नहीं है। तो इसीलिए ये जो गैप है दोनों के बीच में, एक इन्फेंट्री बटालियन के बीच में और स्पेशल फोर्सेस के बीच में, इस गैप को पूरी करने की कोशिश करी गई है। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है मैं मानता हूं, बिकॉज ये एक स्मॉल फोर्स है। जैसे कि कमांडो फोर्स आपने बनाई, आपकी इन्फेंट्री बटालियंस में इतना कमांडो एलिमेंट नहीं है, इतनी स्पेशल वेपन्स नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है आपके जो वेपन्स में। और खास तौर पे जब हम अश्नी ड्रोन प्लेटून्स की बात करते हैं, ये जो अश्नी ड्रोन प्लेटून है ये भैरव बटालियन का एक हिस्सा है। तो इसलिए आज हम इसको बात करते हैं लॉटरिंग अम्युनिशन की, और हम यूएवीएस की बात करते हैं, बिकॉज लड़ाई में चुनौती डिफरेंट तरीके से आ रही है। अब एक नॉर्मल तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, आप इसको यूएवीएस को एनकाउंटर करेंगे, लॉटरिंग एम्युनिशन को एनकाउंटर करेंगे, ड्रोन्स को तो आपके पास ऐसी ताकत नहीं थी। और एक इन्फेंट्री बटालियन एक कन्वेंशनल रोल के लिए बनी थी, और आपको एक सब कन्वेंशनल रोल के लिए एक भैरव बटालियन की जरूरत थी। अब आप अपने स्पेशल फोर्सेस को फ्री कर सकेंगे। जो उनके ऊपर आपने बर्डन लगाया है, जो नॉर्मल टास्क भी वो लोग करने लगे हैं, वैली में भी जा रहे हैं, टेररिस्ट के पीछे जा रहे हैं, अभी आप उनको स्पेशलाइज टास्क के लिए रखेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका जो इक्विपमेंट प्रोफाइल, देखिए कोई भी अगर एक फौज होती है उसकी ताकत उसकी इक्विपमेंट से होती है। और इसीलिए ये जो भैरव बटालियन है, अगर आप इसका इक्विपमेंट प्रोफाइल देखें, इनके पास असॉल्ट राइफल्स होंगी, इनके पास सब मशीन गन्स होंगी, स्नाइपर राइफल्स होंगी, और जो इनके जवान हैं वो लाइट बॉडी आर्मर, जो हम पहले अपना बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात करते थे, अभी हम एक नया स्टेप में चले गए हैं, और ये लाइट बॉडी आर्मर, और इनके पास जो गाड़ियां होंगी वो एक मैकेनाइज एलिमेंट की तरह काम करेंगी। इन्फेंट्री बटालियन को माना जाता था कि एक फुट इन्फेंट्री है, पर ये जो आपकी बटालियन अपना तैयार हो रही है, ये आपकी मतलब सर एक तस्वीर जो आप सामने रख रहे हैं ये भविष्य की तस्वीर है जिसके लिए अभी से काम करना शुरू कर दिया गया है। और जैसे ही ये सारी बटालियन जो 25 के करीब हैं ये ज़मीन पर होंगी तो आगे उनमें और एडवांसमेंट होगा, तो शायद आज से 10-15 साल बाद हम नेक्स्ट जनरेशन भैरव बटालियंस या एशनी या दूसरी रुद्र ये सब देख पाएंगे। मैं